Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Guys, this is part second for the module 2. पार्ट 1 में गाइस मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है मॉड्यूल फर्स्ट में या सेकंड के जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए, सो गाइस आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो देखते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग। सो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कहाँ पर हम थर्मल इमेजिंग को बेसिकली यूज करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे जैसे कि इमेज में भी मेंशन है, जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, जैसे कहीं पे भी आग लग जाती है तो बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, तो स्मोक की वजह से हम कुछ भी क्लियरली देख नहीं पाते। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है, इस टाइप का डिवाइस होता है, थर्मल कैमरा बोलते हैं इसको। इस टाइप का डिवाइस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इस स्मोक के थ्रू नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इस कैमरे के थ्रू हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हॉट स्पॉट्स है, कहाँ पर आग ज्यादा लगी है, कहाँ पर कोई पर्सन स्टक है। सो वो सारी चीजें हम इस थर्मल कैमरा के थ्रू देख सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट फॉर थर्मल इमेजिंग। अब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये आपका रूम है। इस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ओके। और हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग हीट जनरेट कर रहा होगा, अलग अलग हीट को एमिट कर रहा होगा। हीट को हम ये भी कह सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, हॉट ऑब्जेक्ट हो, कोल्ड ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करता है। हम इंफ्रारेड रेडिएशंस देख नहीं सकते विद द नेकेड आई, बट हम उसको इन द फॉर्म ऑफ हीट फील कर सकते हैं। और हीट को यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्मल एनर्जी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी को एमिट करता है, उसी थर्मल एनर्जी को हम इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये रूम है, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, तो उनके थ्रू हीट जो एमिट होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब अगर हीट डिफरेंट होगी तो उनके जो टेम्परेचर्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट उनके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो जो भी इमेज में आपको कलर रिफ्लेक्ट होंगे वो भी अलग ही होंगे। सो वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये है, इस कलर का ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर दिखेगा। क्यों दिखेगा डिफरेंट? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग थर्मल एनर्जी को एमिट कर रहा होगा। टेम्परेचर जो होगा सारे ऑब्जेक्ट्स का वो डिफरेंट होगा। सो गाइज ये था थर्मल इमेजिंग का कॉन्सेप्ट, कि थर्मल एनर्जी को ही हम इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब काम कैसे कर रहा है ये, यहाँ पर जो भी आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो एमिट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हम फील कर रहे होंगे। इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं थर्मल कैमरा के पास। अब कैमरा में लगे होते हैं बहुत सारे डिटेक्टर्स जो इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और आपको फाइनली एक इमेज, कलर कोडेड इमेज बनाकर दे देते हैं। सो इस तरीके से थर्मल इमेजिंग वर्क करती है। यहाँ पे लिखा भी है, thermal camera is used to detect infrared radiation emitted by object which is converted to electrical signal. So infrared radiations है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद थर्मल कैमरा पे वो सिग्नल्स जाते हैं और डिटेक्टर्स उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको शो हो जाते हैं इन दैट इमेज। सो दैट्स हाउ थर्मल इमेजिंग वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस अगर आपका कोई भी डाउट है सो वो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। सेकंड आपका टॉपिक है फ्लोमीटर। अब यहाँ पर हम फ्लोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तीन टाइप के फ्लोमीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, सेकंड इज योर अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, एंड थर्ड इज योर लेजर वेलोसिमेट्री, वो भी हम देखेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोमीटर्स है, डिफरेंट ही इनके एडवांटेजेस है, और डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स के फ्लो को मेजर करने के लिए ही इनको यूज किया जाता है। अब नेम है फ्लोमीटर, तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास कोई लिक्विड होगा। अब लिक्विड किसी भी टाइप का हो सकता है, इट कैन बी कंडक्टिव लिक्विड, इट कैन बी नॉन कंडक्टिव लिक्विड। सो हम अलग अलग लिक्विड्स के फ्लो को मेजर कर रहे होंगे, ठीक है, कि लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है, क्या स्पीड है लिक्विड के फ्लो करने का, वो हम मेजर करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। अब नेम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा होगा, कुछ ये ईएमएफ वोल्टेज से रिलेटेड होगा। सो देखते हैं किस तरीके से काम करता है और कैसे हम फ्लो रेट को मेजर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे हम स्लरीज, स्लज और किसी भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड का फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो लिक्विड है इट शुड बी
कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगर लिक्विड जो है, ये पाइप है और इसके थ्रू जो लिक्विड पास हो रहा है विद सम v velocity, so this liquid should be conductive in nature। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए लिक्विड, कंडक्टिंग नेचर का ही होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, तभी आप उसका फ्लो रेट मेजर कर सकते हो। सेकेंड इज कि ये एक फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर बेस्ड है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पे काम करता है। अब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि सपोज दिस इज योर पाइप और यहाँ पे v वेलोसिटी से जो लिक्विड है, कंडक्टिव लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी v, जिसके जिससे जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, कंडक्टिव लिक्विड, और b जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके एक ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, सो यही आपका होता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। यहाँ पे v वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टिव लिक्विड की, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ईएमएफ जनरेट होता हुआ मिल जाएगा। और उस ईएमएफ की वैल्यू होती है, वोल्टेज की वैल्यू होती है बी एल एंड वी, ऐसे हम उसको लिखते हैं। अब आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सो गाइस, ये आपका पाइप है एंड इस पाइप के थ्रू आपका कंडक्टिव लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा होगा विद सम v वेलोसिटी। ओके, सपोज आपने ऊपर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ओके, सो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे आपको ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। उस ईएमएफ को आप मेजर कर सकते हो यूजिंग वोल्ट मीटर, इस तरीके से। सो यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं, when the magnetic field is applied to the liquid in the pipe, the flow velocity of liquid induces the voltage across the electrodes proportional to the flow rate। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लिक्विड फ्लो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे आपको ईएमएफ जनरेट होता हुआ मिलेगा, एक वोल्टेज जनरेट होता हुआ मिलेगा। और ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो रेट ऑफ योर लिक्विड, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? बी एल एंड वी। सो यहाँ पे ईएमएफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और वी कैन से फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड। सो इस तरीके से फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में यूज होता है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लिखिए कि इसमें एक फ्लो सेंसर होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सिस्टम होता है। सो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि आपका कंडक्टर है, कंडक्टिव लिक्विड है विद v वेलोसिटी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपको ईएमएफ जनरेट होता हुआ मिलेगा, और ये जो वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो रेट। ये चीज हमने कैसे कैसे निकाली? थ्रू द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है इसकी। नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लो में। नो प्रेशर लॉस, प्रेशर लॉसेस भी नहीं है इसमें। अब आपका प्रेशर लॉस क्या होता है? सपोज दिस इज योर पाइप और यहाँ से लिक्विड ने एंटर किया विद v वेलोसिटी और यहाँ से एग्जिट लिया लिक्विड ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक लिक्विड एंटर करता है थ्रू द पाइप और एग्जिट करता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम प्रेशर लॉस। सो यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रेशर लॉस नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेटअप है आपका वो फिक्स है। गुड रेजिस्टेंस टू इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कि जो आपका पाइप है वो लिक्विड कुछ इस टाइप के होते हैं जिनकी वजह से जो पाइप है ना आपका वो थिन हो जाता है, पाइप में थिनिंग हो जाती है। सो यहाँ पे गुड रेजिस्टेंस टू इरोजन भी है, यानी कि इरोजन नहीं होगा यहाँ पे। इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टर्बुलेंस, यानी कि लिक्विड की विस्कोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, इन सब पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। एक्यूरेसी अच्छी है, बाई डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में लिक्विड का फ्लो किया जा सकता है, और अच्छे रेंज पे आप फ्लो रेट्स को मेजर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? मैंने आपको बताया कि इसमें लिक्विड जो है वो कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए, तभी आप फ्लो रेट को मेजर कर सकते हो। तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड्स तक ही हम इसको यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ये। सो गाइस, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो मीटर इज योर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे
हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का हम यूज करेंगे टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे साउंड वेव्स का यूज करेंगे। दो टाइप के होते हैं आपके अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, एक होता है आपका ट्रांजिट टाइम और एक होता है आपका डॉपलर फ्लोमीटर। ये डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड होता है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे ये ट्रांजिट टाइम यानी कि हम टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं होता क्या है ट्रांजिट टाइम फ्लोमीटर में। ये आपका पहला टाइप का अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है। सो गाइस डायग्राम से समझते हैं कि इसमें क्या है। ये आपके सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की डायरेक्शन दी हुई है। और सपोज फ्लूइड जो है वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहां से आपने डाउनस्ट्रीम क्या भेजा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा, साउंड वेव्स को भेजा इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप साउंड वेव्स को भेजोगे। अब अगर आप सेम डायरेक्शन में भेज रहे हो साउंड वेव्स को भी जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, सो वहां पर जो टाइम लगेगा ट्रेवल करने में साउंड वेव्स को वो कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। सो सपोज सी इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स और v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है। सो मैं ये कह सकती हूँ डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो एड अप हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी स्पीड और टाइम कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप साउंड वेव्स को भेजते हो, सो यहाँ पे जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो यहीं पे हम टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो डाउन स्ट्रीम का अगर हम टाइम देखें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो कि जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, इसको सपोज कैपिटल डी से लिखते हैं। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की सी प्लस वी। एंड अगर हम अपस्ट्रीम की टाइम देखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इनका टाइम डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो गाइज यहाँ पे हम अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम करेंगे। अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम क्यों किया हमने, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो रही है क्योंकि फ्लो के ऑपोजिट में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज रहे हैं, तो स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट किया। सो यहाँ पे डी अपॉन सी माइनस वी माइनस डी अपॉन सी प्लस वी। डी को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे c प्लस वी माइनस सी प्लस वी। मैंने डायरेक्टली माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दिया अंदर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2dv अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने v स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि फ्लूइड की जो फ्लो है वो v वेलोसिटी से और c की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁸ तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी v के कंपैरिजन में, तो वो चीज मैंने निग्लेक्ट कर दी। अब आप ये देखो जो टाइम डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी टू द फ्लो रेट। तो इस तरीके से हम टाइम का डिफरेंस निकालते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, और वही प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्लो रेट। ओके, इसको हम क्लीन लिक्विड्स के फ्लो मेजरमेंट में या फिर जो गैसेस होती है पाइपलाइंस में उसका फ्लो हम मेजर करने के लिए इस टाइप के फ्लोमीटर को यूज करते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ टाइम डिफरेंस निकाला है इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सेकंड देखते हैं डॉपलर। डॉपलर फ्लोमीटर्स क्या करते हैं। अब डॉपलर फ्लोमीटर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता था कि हम फ्रीक्वेंसी में चेंज निकालते थे। कैसे, कि सपोज ये कोई पर्सन है एंड ही इज द ऑब्जर्वर, एंड सपोज यहाँ पे कोई सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे साउंड का कोई भी सोर्स है, सपोज यहाँ पे कोई सायरन, सपोज ये कोई माइक है यहाँ। ठीक है, सो अगर ऑब्जर्वर इसकी तरफ जाता है सोर्स की तरफ, तो यहाँ पर आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, आवाज कम सुनाई देगी। तो यही फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई है लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई है क्योंकि वो मूव कर रहा है। अगर तरफ जाएगा सोर्स के तो तेज आवाज आएगी, सोर्स से दूर जाएगा ऑब्जर्वर तो कम हो जाएगी साउंड। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और इसी को बोलते हैं हम डॉपलर फ्लोमीटर। अब ये चीज यहाँ पे फ्लोमीटर में किस तरीके से ये डॉपलर इफेक्ट यूज होता है वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये आपका ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है। सो यहाँ पे ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की
वेव्स, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया। अब ये आपका जो लिक्विड है ये फ्लो कर रहा होगा। अब इस लिक्विड में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या एयर बबल्स होंगे, वो इस अल्ट्रासोनिक वेव को रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होगा। रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, और वही प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो रेट ऑफ योर लिक्विड। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है। द मोशन ऑफ पार्टिकल शिफ्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम विच इज रिसीव्ड बाय द सेकेंड ट्रांसड्यूसर। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसड्यूसर, दिस इज द सेकेंड ट्रांसड्यूसर। द शिफ्ट फ्रीक्वेंसी इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट ऑफ योर लिक्विड। सो यहाँ से आप देखो कि जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमीटर, दो ट्रांसड्यूसर्स हैं, यहाँ से ट्रांसमिट हुई वेव, यहाँ से रिसीव हुई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होगा। क्यों होगा शिफ्ट? क्योंकि फ्लो कर रहा है लिक्विड। ओके, इसका एडवांटेज क्या है यूज करने का, कि यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर्स होते हैं ये नॉन इन्वेसिव होते हैं। अब नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब होता है कि ये आपका पाइप है, सपोज ये आपका पाइप है, तो इस पाइप के बाहर आपने फिट कर दिए ये सेंसर्स, यानी कि ये जो सेंसर है ये डायरेक्टली लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम नॉन इन्वेसिव, कि जो आपको जिस भी चीज का मेजरमेंट करना है, चाहे वो लिक्विड हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में सेंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं हम नॉन इन्वेसिव, और इसी चीज को हम एज एन एडवांटेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कोरोसिव लिक्विड है, कोई भी हैजार्डस लिक्विड है, कोई भी ऐसा लिक्विड है जो आपको हार्म कर सकता है, आप उसका भी फ्लो रेट मेजर कर सकते हो, क्योंकि जो सेंसर है वो डायरेक्टली तो आ ही नहीं रहे लिक्विड के कांटेक्ट में। सो यहाँ पे ये एक एडवांटेज आता है आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर्स का in Doppler 1. Okay. Now this is your third type of flow sensors, that is laser Doppler velocimetry. LDV के नाम से जाना जाता है। दिस इज द थर्ड टाइप। यहाँ पे मैंने लेजर की फुल फॉर्म लिखी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब नेम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लेजर लाइट का यूज कर रहे होंगे फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो भी आपका लिक्विड है उसका फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम लेजर लाइट का यूज करेंगे। अब होता क्या है, इस डायग्राम से समझते हैं कि ये आपका लेजर है, ठीक है। लेजर लाइट है, यहाँ से लेजर बीम जा रही होगी। इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ये आपका मिरर है और ये है आपका बीम स्प्लिटर। सो इसने दो पार्ट्स में इस लेजर लाइट को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो स्प्लिटेड लाइट है ये जाती है थ्रू दिस लेंस, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो भी स्प्लिटेड आपकी जो लेजर बीम्स आ रही है उनको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। सो यहाँ पे कन्वर्ज होके इस पॉइंट पर मीट कर जाती है। सो यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये मीट करती है, ये दोनों कन्वर्जिंग बीम्स, यहीं पर हम फ्लो रेट को मेजर करते हैं लिक्विड के, ठीक है। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है स्कैटर्ड एंड अनस्कैटर्ड लाइट की, क्योंकि लिक्विड तो फ्लो कर रहा होगा इस पॉइंट पे, तो कुछ लाइट स्कैटर्ड रह जाएगी, कुछ लाइट अनस्कैटर्ड रह जाएगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, और यही फ्रीक्वेंसी चेंज इस फोटो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो लिक्विड के। यानी कि आप डायग्राम समझ लो बस आराम से, और फिर आप ये सारे थियोरेटिकल पार्ट खुद लिख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से एलडीवी वर्क करता है। अब यहाँ पे आते हैं आपके लेवल सेंसर्स। तो यहाँ पे टू टाइप के लेवल सेंसर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर एंड सेकंड वन विल बी योर कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स। सो यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक नेम से ही पता चल रहा है आपको कि साउंड वेव्स का ही हम यूज करेंगे टू मेजर द लेवल। अब यहाँ पे आप देखो डायग्राम में कि जो लिक्विड का लेवल है वो इतना है, ठीक है। सपोज दिस इज द लेवल ऑफ लिक्विड, तो आपको ये लेवल मेजर करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यूज किया अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स, यानी कि ये आपका ये जो है डिवाइस, यह है आपका अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स। तो यहां से क्या होगा कि साउंड वेव्स जाएंगी, ठीक है, इस मटेरियल के पास जाएंगी और फिर वापस से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो जितना भी टाइम लगा साउंड वेव को ट्रेवल करने में मटेरियल के सरफेस तक और फिर वापस से रिफ्लेक्ट बैक होने में जो भी टाइम लगा, उस टाइम से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे ये वाला, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर लोगे, और पूरे कंटेनर की हाइट तो होगी आपको नोन, ठीक है।
ये जो टाइम है, इससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो ये वाली हाइट, जितना भी साउंड वेव को ट्रेवल करने में टाइम लगा, जाने में और वापस आने में, यहाँ से यहाँ तक, उसके हेल्प से आप ये वाली हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको निकालने क्या, ये वाला लेवल निकालना है। ये हाइट आपको नोन होगी कंडक्टर की। तो अगर आपको ये लेवल मेजर करना है तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच माइनस एच डैश। ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली निकाल रहे हो, ये आपको नोन है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला लेवल आ जाएगा। सो इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स वर्क करते हैं, यानी कि हम सिंपली टाइम कैलकुलेट करते हैं जो भी जाने में और आने में लगा साउंड वेव्स को, और वो प्रोपोर्शनल होता है टू द लेवल। सो इस तरीके से वी यूज इट गाइज। आप लोग थ्योरी यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ लेवल सेंसर दैट इज कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स, यानी कि कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड होगा। सो वही नेम से ही पता चल रहा है कि ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि ये कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं अबाउट द कैपेसिटेंस की क्या होता था। सो दो आपके यहाँ पे मेटल प्लेट्स होते थे विच आर कंडक्टिव इन नेचर, उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते थे, और इस बैटरी से जब हम कनेक्ट कर देते थे तो एक प्लेट पर आ जाता था पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे आ जाता था नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। और यहीं पे ही हम चार्ज को स्टोर करके रखते थे, और यही आपका करता है कैपेसिटेंस, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है आपका कैपेसिटर। सो यही यूज होता है इन योर मेजरिंग द लेवल। ठीक है, ये सपोज आपका लिक्विड है, इस लेवल को अगर आपको मेजर करना है और ये आपका कैपेसिटिव लेवल सेंसर है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे यूज करेंगे वो चीज हम देखते हैं। एक चीज और पढ़ी थी हमने कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स में, नॉट इन द लेवल सेंसर्स, वो तो अभी हम देखेंगे। कैपेसिटर में कि अगर हम कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं सपोज। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो सपोज मैंने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में यहाँ पे रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कांस्टेंट है के। तो यहाँ पे क्या होता था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि फॉर्मूला ये आता था A epsilon naught K upon D. D is the distance between the plates, A is the area and K is the dielectric constant. तो अगर आप कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हो तो वहां पे कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ज्यादा बढ़ जाता है आपका कैपेसिटेंस। तो अगर आप डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हो तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज भी अभी आगे यूज होगी इसलिए मैंने आपको बताया। तो बेसिक क्या है कि कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अब ये लेवल सेंसर्स कैसे हम इससे लेवल मेजर करेंगे। सो इनिशियली मान लो कि आपका कंटेनर है और यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो इनिशियली जीरो है। तो जब वाटर का लेवल जीरो होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही लेवल राइज करता है, ठीक है, जैसे ही जो लिक्विड का लेवल है जो भी आपको मेजर करना है उसका लेवल राइज करता है, वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, और यही जो चेंज आ रहा है ना आपका कैपेसिटेंस में, यही चेंज हम यूज करते हैं इन मेजरिंग द लेवल ऑफ लिक्विड। इसी चेंज को यूज किया जाता है इन मेजरिंग द लेवल ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का लेवल जैसे घटता है बढ़ता है उसके हिसाब से कैपेसिटेंस में भी चेंजेस आते हैं, और उसी चेंज को हम यूज करते हैं इन मेजरिंग द लेवल ऑफ योर मटेरियल। ओके, यहाँ पे लेवल मेजरमेंट्स जो है, ये तीन कैटेगरीज में हमने लेवल मेजरमेंट्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका नॉन कंडक्टिव मटेरियल, सेकंड आता है आपका कंडक्टिव मटेरियल, और थर्ड आता है आपका नॉन कॉन्टेक्ट मेजरमेंट। यानी कि अगर आपका कंडक्टिव मटेरियल है, सॉरी नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका कैपेसिटर है और इसके बीच में एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल को आप मेजर कर रहे हो, उसका फ्लो मेजर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, काइंड ऑफ आपका कैपेसिटर है उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो, क्योंकि नॉन कंडक्टिव मटेरियल है तो ये एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर जाएगा,
और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक चीज और कि ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर जो होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिप को यूज करते हैं, ये भी एक मेटल स्ट्रिप ही होती है जिसको हम प्रोब के नाम से जानते हैं, एक थिन मेटल स्ट्रिप हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर में, तो एक प्लेट ये जो प्रोब है ये एज अ वन प्लेट काम करेगी, और जो आपका कंटेनर की वॉल है ये भी मेटल की ही एज अ सेकेंड प्लेट काम करेगी कैपेसिटर के। सो इनिशियली मैंने क्या बताया कि फ्लो लेवल बहुत डाउन है तो कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऐसे लेवल अप होता चला जाएगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, डिफरेंसेस आएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू में, और वही डिफरेंसेस आपको लेवल में बता देंगे कि क्या लेवल है। अब ये लिक्विड अगर नॉन कंडक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, प्रोब एंड मेटल के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया ना। नॉन कंडक्टिव मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड आता है आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। अब अगर आपका मटेरियल कंडक्टिव है, अब आप खुद सोचो कि ये मेटल के प्लेट्स है और लिक्विड भी आपने कंडक्टिव ले लिया, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो प्रोब था, ये जो प्रोब थी ये भी मेटल की प्लेट थी, तो इसको हमने एक प्लास्टिक से कवर कर दिया, या कोई भी ग्लास की हम कोटिंग कर सकते हैं जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और सिमिलर जैसे पहले काम कर रहा था आपका सर्किट वैसे ही काम करेगा इस केस में भी, बस जो आपको प्रोब है उसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग लगा देनी है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। थर्ड आता है आपका नॉन कॉन्टेक्ट मेजरमेंट। नॉन कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है कि काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह काम करेगा, यानी कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा लिक्विड के, और बिना कॉन्टेक्ट में आए ही आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। सो ये तीन कैटेगरीज होती है लेवल मेजरमेंट की इन योर कैपेसिटेंस लेवल सेंसर्स। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है कैपेसिटेंस लेवल सेंसर्स के। इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं है, वर्सेटाइल है, यानी कि आप कंडक्टिव लिक्विड हो गया, नॉन कंडक्टिव लिक्विड हो गया, या अगर आप किसी ऐसे लिक्विड का लेवल मेजर करना चाहते हो जिसके कांटेक्ट में आप नहीं चाहते कि सेंसर आए, तो आप उस टाइप के लिक्विड को भी मेजर कर सकते हो। वर्सेटाइल यानी कि हर टाइप के लिक्विड को अगर आप मेजर करना चाहते हो लेवल, तो आप मेजर कर सकते हो। रिलायबल है, मेंटेनेंस की भी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इंस्टॉल करना आसान है, रेंज भी अच्छी है, यानी कि अच्छी रेंज पे ये मेजर कर सकता है लेवल्स को, सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर्स तक। यूज करना आसान है, क्लीन करना आसान है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर एप्लीकेशंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि जो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वहां पे जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लेवल को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे कैपेसिटेंस में उतना अच्छा चेंज नहीं आ पाता। तो लाइट डेंसिटी के मटेरियल्स का मेजरमेंट करना लेवल्स का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन है कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स के। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका केमिकल प्रोसेसिंग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का लेवल मेजर करने में। फूड एंड बेवरेजेस, अब अलग अलग बेवरेजेस होते हैं, मिल्क, वाटर, जूसेस, उनका अगर आपको लेवल मेजर करना है वहां आप यूज कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि दवाइयों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी लेवल में मेजरमेंट करना हो, वाटर ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हो। ऑटोमोटिव ऑयल वगैरह के लेवल्स को अगर आपको चेक करना है तो वहां पर आप कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स को यूज कर सकते हो। सो दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट समझ में आता है, सो गाइस आप लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। सो गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको भी इसकी नीड हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।